नमस्कार साथियों, एक बार फिर से द रियल मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं इंद्राज रुल आपका स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 2 है। आज अलजेब्रा की फर्स्ट यूनिट ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी सेट के बारे में, तो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दी थी लगभग। जो भी थी, जो भी आगे कुछ चीज़ें यूज होंगी वो साथ के साथ बताता रहूँगा। और जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर तथा लाइक ज़रूर करें। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है बाइनरी ऑपरेशंस, द्विआधारी संक्रिया। तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब भी नोट्स तैयार करो। तो नोट्स सबको तैयार करने हैं। जो भी लेक्चर देख रहा है बीएससी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, उनकी एग्ज़ाम जल्द होगी। जून के अंदर उनकी एग्ज़ाम 100% हो जाएगी। तो एक महीना आपके पास, तो अच्छे से तैयारी कर लो। सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए तो फाइनल में जितनी अच्छी से तैयारी करोगे उतना फ़ायदा होगा, वरना फिर लटक जाओगे। फिर 2 साल गए, क्योंकि फिर सेकेंड ईयर में आपने वैसे कोई तैयारी नहीं की, फाइनल में नहीं करोगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी आगे फिर। तो देखो, बाइनरी ऑपरेशंस या द्विआधारी या द्विचर संक्रिया। द्विआधारी या द्विचर संक्रिया किसे बोलते हैं? एक जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो स्टार जी पर परिभाषित कोई संक्रिया है। स्टार को क्या बोल रहे हैं? कोई संक्रिया बोल रहे हैं। तो ये संक्रिया स्टार तब जी क्रॉस जी से जी पर द्विचर संक्रिया कहलाती है। कब कहलाएगी? जब स्टार क्या हो? जी क्रॉस जी से जी पर हो। तो ये डेफिनेशंस द्विआधारी या द्विचर संक्रिया की हो गई। अब डेफिनेशंस आपको थोड़ी समझ में कम आ रही होगी। जब तक मैथ्स के स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल के द्वारा या प्रैक्टिकली नहीं बताते हैं तब तक डेफिनेशन बहुत कम समझ में आती है। तो ये डेफिनेशन क्या बोलनी चाहती है? तो लैंग्वेज होगी। अब मैथमेटिकली देखते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन होती क्या है, यानी संक्रिया कैसे यूज करते हैं संक्रिया का। तो देखो आगे, प्लस नेचुरल नंबर पर क्या द्विआधारी संक्रिया है, ये चेक करेंगे। तो द्विआधारी चेक करने के लिए मैंने बताया था अभी, प्लस संक्रिया है। फिर किस पर चेक कर रहे हैं? एन पे। तो एन क्रॉस एन से, एन पे एन से मैं कोई 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, ए कोमा बी, 2 एलिमेंट ले लिया। अब ये संक्रिया प्लस, ये प्लस को चेक करते हैं कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस बी फॉर ऑल ए कोमा बी टू नेचुरल नंबर। ए और बी कहाँ से होने चाहिए? प्रत्येक और बी के लिए क्या होनी चाहिए? संक्रिया सेटिस्फाई होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स के लिए। तो क्या हो जाएगी? प्लस बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो नेचुरल नंबर्स के लिए, प्रत्येक नेचुरल नंबर्स के लिए, तो क्या हो जाएगी? बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होगी। तो कोई भी 2 नंबर नेचुरल नंबर ले लो आप, कोई भी, जैसे 5 + 4 लिया, उनको ऐड किया तो 9, वो भी क्या आता है? एक नेचुरल नंबर आता है। 5 और 4 नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है आपको सबको पता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स आपको पता है सबको। तो इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, उनको ऐड करो, हमेशा नेचुरल नंबर्स आएगा। तो प्लस क्या हो गई? बाइनरी ऑपरेशंस हो गया नेचुरल नंबर्स के लिए। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि माइनस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स पर बाइनरी ऑपरेशन है क्या, चेक करते हैं। नेचुरल नंबर्स के लिए देखते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था, जो संक्रिया है वो नेचुरल नंबर n क्रॉस n से नेचुरल नंबर पर हो तो क्या हो जाएगी? बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगी। यानी नेचुरल नंबर से कोई मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ, अगर नेगेटिव माइनस संक्रिया उस पर लगाता हूँ, अगर वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर जाए तो क्या हो गई? माइनस नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन हो गए। अगर नेचुरल नंबर के लिए माइनस बिलोंग नहीं करे, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ए कोमा बी, 2 एलिमेंट ले लिए मैंने माइनस संक्रिया के लिए,
तो किस प्रकार लिखूंगा इसको मैं, a माइनस बी फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्रत्येक a और b जो नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट है उनके लिए ये संक्रिया सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर किसी एक भी नंबर के लिए ये संक्रिया या ये नेगेटिव संक्रिया सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या हो जाएगी, वो बाइनरी ऑपरेशंस या द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो देखो मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, मैंने एलिमेंट ले लिया 5 और कोमा 4 नेगेटिव चिन्ह के लिए। 5 माइनस 4 क्या हो गया 1। अब 1 तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो 1 तो नेचुरल नंबर आ रहे तो क्या माइनस को द्विआधारी संक्रिया बोल सकते हैं। तो अभी तो एक नंबर के लिए चेक किया, प्रत्येक नेचुरल नंबर्स के लिए अपन को तो एक ऐसा नंबर चाहिए जो इस नेचुरल नंबर में नहीं आए, तो फिर बोल सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस नेगेटिव नहीं होगी। तो वो एलिमेंट्स या वो नंबर्स चेक करो किसके लिए वो, जिसके लिए ऑपरेशन लगाएं या ये संक्रिया लगाएं और वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आए। बस एक बार आपको दिखाना है कि एक गलत चीज़ दिखा दो कि इसमें ये नहीं है, बस फिर आपको बोल सकते हो उसके आधार पे कि नेचुरल नंबर्स के लिए नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होगी। चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे अर्थात नेचुरल नंबर्स में वो बिलोंग नहीं करें। तो एक एग्जांपल उठा लो, जैसे मैंने a इक्वल टू 4 लिया, b इक्वल टू 5 लिया, ये एग्जांपल ले लेता हूँ, इंटरचेंज कर दिया। तो 4 माइनस 5 तो -1। क्या -1 नेचुरल नंबर्स है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर्स में नहीं आया तो नेगेटिव चिन्ह नेचुरल नंबर्स के लिए द्विआधारी संक्रिया है क्या, नहीं है। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा तो मैंने आपको बता दी मैथमेटिकली भाई कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, मैंने वो अभी नोट्स में आपको लिखा रखी है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी मैं आपको रफ पेज में समझाता रहूँगा। नोट्स में आपके पहले तैयार कर चुका हूँ, क्योंकि फिर नोट्स लिखता हूँ, फिर पहले समझाता हूँ आपको, फिर नोट्स लिखाता हूँ, तो उसमें टाइम आपका ज़्यादा जाता है। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिले, मैं ये सोच के आपके लिए ये तैयारी कर रहा हूँ। और हमेशा अलजेब्रा की क्लास एक भी मिस नहीं करनी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अलजेब्रा बहुत इजी है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, कहीं कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो ज़रूर बताना कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है प्लस नेचुरल नंबर के लिए द्विचर संक्रिया है, तो इसे लिख सकते हैं नोट्स के रूप में इस तरह मैंने जो रफली बताया उसको। तो प्लस नेचुरल नंबर के लिए द्विचर संक्रिया है। नेगेटिव के लिए भी देख लो, अभी मैंने एग्जांपल बताया था 5 एंड 4 का, यहाँ एग्जांपल मैंने लिखा है 2 और 3 के लिए। -1 जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं है तो लिख सकते हैं, अतः माइनस नेचुरल नंबर्स के लिए द्विचर संक्रिया नहीं है, यानी बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है। अब द्विचर संक्रिया, अब बहुत से एग्जाम्पल होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब के लिए नेचुरल नंबर्स के लिए होंगे, पूर्णांक संख्याओं के लिए होंगे, प्रीमेय संख्याओं के लिए होंगे, वास्तविक संख्याओं के लिए होंगे। उसके लिए मैं एक सारणी बना रहा हूँ, आप खुद घर पर ट्राई करना रफ में जरूर। और कहीं भी दिक्कत आई किसी भी नंबर्स में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो देखो मैंने आपके लिए एक सारणी तैयार की है, नोट लगा के देख लो। द्विचर संक्रिया नेचुरल्स नंबर्स के लिए, इंटीजर्स नंबर्स के लिए, पूर्णांकों के लिए, इंटीजर्स को आई और जेड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशनल सम परिमेय संख्याओं के लिए और रियल वास्तविक संख्याओं के लिए, इनके लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सब के लिए मैंने रिजल्ट क्या आएंगे वो लिख रखा है। प्लस के लिए, प्लस नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है तो मैंने यस लिख रखा है। अगर माइनस नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है तो मैंने नो लिख रखा है। अगर मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशंस है तो यस लिखा है नेचुरल नंबर्स के लिए। अगर डिवाइड नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है तो मैंने नो लिख रखा है। इसी प्रकार मैंने इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर्स के लिए और रियल नंबर्स के लिए सब के लिए मैंने सारणी बना के आप घर पर तैयार कर सकते हैं। और अगर किसी को दिक्कत हो कि सर आई
Q और R N क्या है, तो मैंने शॉर्ट में साइड में लिख रखा है प्राकृतिक संख्या होती है N, I या Z से पूर्णांक संख्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है +-1, 0 से स्टार्ट होगी +-2 एंड सो ऑन। परिमेय संख्या क्या होती है Q P/Q, Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, और जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होगी, अपरिमेय। और R वास्तविक संख्या आप जानते हो। तो ये सारणी आप रफ में जरूर ट्राई करना। संक्रिया में कोई भी द्विचर संक्रिया में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या क्या तैयार करना है। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट इस बार बहुत मन लगा के मेहनत करो, क्योंकि कॉपी भी बहुत हार्ड चेक हो, क्योंकि सेकेंड ईयर में आप प्रमोट हुए हो, तो उस हिसाब से देखते हुए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। फिर मत बोलना सर इस बार अच्छा पेपर नहीं हुआ। अलजेब्रा का पेपर बहुत इजी पेपर है, मैं आपसे वादा करता हूँ इतने अच्छे नंबर आएंगे आपके, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट एक बार आपने डेफिनेशंस को समझ ली तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब संक्रियाओं को अलजेब्रा में किस किस प्रकार से अपन डिनोट करेंगे आगे वो देख लो। प्लस, मल्टीप्लाई, बहुत से कोई भी चिन्ह दे देंगे, उनको बता देंगे उसका अर्थ क्या होता है। जैसे ओ दे दिया, स्टार दे दिया, सम दे दिया, डॉट दे दिया, तो इसका मतलब बताया जाएगा कि क्या अर्थ होता है इनका। जैसे डॉट दे दिया तो इसका अर्थ होगा कि प्लस होगा, घटाव होगा, जो भी अर्थ आगे दे रखा है वो जरूर एग्जाम में आपको दिया हुआ होगा कि प्लस का मतलब क्या होता है। जैसे दे दिया प्लस, तो प्लस का मतलब एडिशन ही जरूरी नहीं है, एडिशन अगर उसमें दे रखा है A+B होता है A×B, यानी मल्टीप्लाई दे रखा है प्लस का मतलब, तो क्या होगा फिर मल्टीप्लाई अपन को यूज करना है जहां अर्थ दे रखा हो। अगर जहां अर्थ नहीं दे रखा हो और बेसिक्स चिन्ह हो जो अपन जानते हैं तो फिर उनका यूज करना ही करना है। और इस बुक में अलजेब्रा में अगर आपको कहीं संक्रिया यूज भी आ जाए तो उसका मतलब क्या समझोगे आप, द्विचर संक्रिया ही है। यानी पेपर में कहीं द्विचर संक्रिया नहीं आए और आपको डेफिनेशन पूछे संक्रिया की डेफिनेशन क्या है, तो किसकी डेफिनेशन लिखोगे, द्विचर संक्रिया की, यानी बाइनरी ऑपरेशंस की, द्विआधारी संक्रिया की डेफिनेशन होगी वो। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक है बीजगणितीय संरचना, यानी बीजगणितीय पद्धति या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको बीजगणितीय संरचना भी बोलते हैं या बीजीय पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, बीजीय पद्धति या बीजगणितीय संरचना क्या होती है, अभी अपने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा है, तो एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशंस वाला कोई अरिक्त समुच्चय ए बीजीय पद्धति कहलाता है। अब डेफिनेशन तो हो गई, वही दिक्कत आती है डेफिनेशन समझ में आपको कब आएगी, जब उसका कोई एग्जाम्पल लें। तो अब बीजीय संरचना के लिए मैंने अभी आपको बताया था द्विचर संक्रिया प्लस नेचुरल नंबर के लिए होगी कि नहीं होगी, मैंने इस प्रकार लिखा। अगर इसको मैं इस स्ट्रक्चर में लिख दूं तो ये क्या होगी, बीजीय पद्धति होगी, यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगी। एक या एक से अधिक ऐसी बाइनरी ऑपरेशंस यानी द्विआधारी संक्रियाएं किसी नॉन एम्प्टी सेट के लिए हो तो उसे क्या कहते हैं, बीजीय पद्धति कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, बीजगणितीय संरचना कहते हैं। तो देखो नोट्स में एग्जाम्पल देखो, स्टार समुच्चय G में एक द्विचर संक्रिया है, तो G को स्टार को एक बीजीय पद्धति कहलाता है। मैंने अभी क्या बताया, जो द्विआधारी संक्रिया है अगर मैंने उसको इस कोष्टक के रूप में लिख दिया तो वो क्या हो गई, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गई या बीजीय पद्धति हो गई। कुछ भी नहीं किया, जो मैंने द्विआधारी संक्रिया थी उसको इस रूप में लिख दिया। सेकंड एग्जांपल देखो, नेचुरल नंबर के लिए प्लस के लिए नेचुरल नंबर क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। प्लस इंटीजर्स के लिए क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। प्लस और डॉट आर के लिए यानी वास्तविक संख्या वाले के लिए क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, बीजीय पद्धति या बीजगणितीय संरचना बोलते हैं इनको। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कभी एग्जाम ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि बीजीय पद्धति की डेफिनेशन लिखो, ठीक है, बट आपको आगे चल के ये चीजें काम में जरूर आएगी। बीजीय पद्धति क्या होती है, अगली वाली डेफिनेशन में अगर ऐसा आ जाए बीजीय पद्धति, तो बीजीय पद्धति क्या पता होना चाहिए कि जो एक द्विआधारी संक्रिया है उसको इस प्रकार रूप में लिखते हैं, वो बीजीय पद्धति है। अब सबसे मेन डेफिनेशन है, जो बुक पढ़ रहे हैं अलजेब्रा उसकी डेफिनेशन क्या है,
भाई एलजेब्रा भी तो कुछ, उसकी भी तो कुछ डेफिनेशन होती होगी। बीजगणित एलजेब्रा के डेफिनेशंस क्या है? बीजीय पद्धति। अब बीजीय पद्धति मैंने क्या बताया अभी कि द्विआधारी संक्रिया को इस रूप में लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अध्ययन को बीजगणित कहते हैं। अगला टॉपिक है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या होता है? एक बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अभी डेफिनेशन बताई थी। जी कोमा स्टार है, जहां जी एक नॉन एम्प्टी सेट है तथा स्टार उस पर द्विचर संक्रिया है। स्टार क्या है? द्विचर संक्रिया है। ये मैंने बीजीय पद्धति में आपको ये डेफिनेशन बता दी कि जी होगा वो तो क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा, और स्टार क्या होगी? द्विचर संक्रिया होगी। तो उसे क्या बोलते हैं? बीजीय पद्धति है को ग्रुप कहते हैं। यानी बीजीय पद्धति जी कोमा स्टार को ही क्या बोलते हैं? ग्रुपॉइड कहते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो बीजीय पद्धति है यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है उसे ही क्या बोलते हैं? ग्रुपॉइड कहते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, इसमें ग्रुपॉइड को क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्वेसी ग्रुप, तो आप देखते हो कि सर मैंने तो ये चीज पढ़ी नहीं। तो ग्रुपॉइड को ही क्या बोलते हैं? क्वेसी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अगली डेफिनेशन देखो। डेफिनेशंस आपको अच्छे से तैयार करनी ही पड़ेगी, तभी आपको एल्जेब्रा समझ में आएगी, क्योंकि डेफिनेशंस के अलावा आप थ्योरम्स नहीं कर पाओगे। डेफिनेशंस ही थ्योरम्स में यूज होती हैं और कुछ भी नया चीज नहीं करेंगे। अब आगे है लूप। लूप या पास। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? अभी हमने ग्रुपॉइड पढ़ा। ग्रुपॉइड क्या होता है? एक बीजीय पद्धति यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है? ग्रुपॉइड कहलाती है। तो ग्रुपॉइड जी कोमा स्टार एक लूप कहलाता है यदि एक तत्समक अवयव इस प्रकार विद्यमान हो। यानी ग्रुपॉइड में एक तत्समक अवयव इस प्रकार विद्यमान हो। किस प्रकार कि ई स्टार ए इक्वल टू ए या ए स्टार ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक तत्समक अवयव ई होना चाहिए। अब तत्समक अवयव क्या होता है आपको सब जानते हैं। अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग होते हैं। मल्टीप्लाई के लिए तत्समक अवयव क्या होगा बताओ? 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई ए तो क्या आएगा? ए आएगा। ए मल्टीप्लाई 1 तो क्या आएगा? ए आएगा। ए कुछ भी हो, जी के एलिमेंट होते हैं वो कोई भी हो, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आएंगे। तो इस प्रकार तत्समक अवयव को आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से देख चुके हो, सेकेंड ईयर में आपने इसका यूज किया है, तो आप इसके अच्छे से जानते हो कि तत्समक अवयव क्या होता है। वो इस प्रकार होना चाहिए, बस उसे लूप बोलते हैं। कुछ नया नहीं है। ग्रुपॉइड होता है अगर उसमें एक कंडीशन लगा दी जाए कि तत्समक अवयव इस प्रकार विद्यमान हो तो क्या हो गया? वो लूप हो गया। अब अगली डेफिनेशन है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है? एक बीजीय पद्धति यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप कहलाता है यदि संक्रिया स्टार एसोसिएटिव हो। अगर संक्रिया स्टार एसोसिएटिव हो तो क्या हो जाएगा? सेमी ग्रुप हो जाएगा। बीजगणितीय संरचना में बीजगणितीय संरचना जी कोमा स्टार सेमी ग्रुप कहलाता है यदि संक्रिया स्टार एसोसिएटिव हो यानी सहचारी हो। तो सहचारी क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी, तो वो क्या किसके इक्वल आ जाए? ए स्टार बी स्टार सी के। यानी पहले दो एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशंस हो, पहले एलिमेंट का किसी दो अन्य एलिमेंट के साथ ऑपरेशंस हो, वो इक्वल हो जाए तो क्या हो गई? सहचारिता हुई। ए बी और सी जो कि किसी उस ग्रुप में से हर एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई हो। एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल प्लस नेचुरल नंबर्स के लिए चेक करते हैं। तो मैंने अभी क्या डेफिनेशंस बताई थी? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर एसोसिएटिव नियम का पालन करती है तो क्या हो जाएगा? वो सेमी ग्रुप हो जाएगा। तो चेक करो, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होनी चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी। जी के कोई भी एलिमेंट हो
उनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अपन ने सेट क्या लिया n, तो ये क्या होनी चाहिए, n से बिलोंग करनी चाहिए। ये एलिमेंट किससे बिलोंग करनी चाहिए, n से बिलोंग करनी चाहिए। ये तो डेफिनेशन है। अब इनका यूज करते हैं प्लस के लिए। तो a प्लस बी, इन दोनों का योग तीसरी संख्या के साथ योग करें, वो पहली संख्या प्लस लास्ट की दो संख्याओं के योग के बराबर हो। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बताओ कोई दिक्कत? तो कोई भी तीन एलिमेंट उठा लो, आप उनको चेक करो कि नेचुरल नंबर्स के लिए प्लस संक्रिया क्या सेमी ग्रुप बनाती है। तो देखो एक की जगह मैं ले लेता हूँ 2, b इक्वल टू 3 ले लिया मैंने, और c इक्वल टू 4 ले लिया। ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या इक्वल होगा 2 प्लस 3 प्लस 4 के? होगा क्या? अगर होगा तो फिर वो क्या हो गया, सहचारी हो गया। 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 7, तो 9 इक्वल टू 9। बताओ, तो ये आपको पता भी है, सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि प्लस के लिए साहचर्यता का नियम लागू होता है, यानी प्लस साहचर्य नियम की पालना करता है। तो ये तो एग्जाम्पल के द्वारा हमने देख लिया कि एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर साहचर्यता नियम की पालन करे तो क्या हो गया, वो सेमी ग्रुप हो गया। अब डेफिनेशंस मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा दिया, तो मेरे हिसाब से आपको भी यहाँ कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ में जब तक एग्जाम्पल द्वारा डेफिनेशन को नहीं समझेंगे तब तक वो दिमाग में या माइंड में सेट नहीं होगी। ठीक है, तो अब अगली डेफिनेशन देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, नेचुरल नंबर्स प्लस के लिए क्या सेमी ग्रुप बनाते हैं, मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर के लिए क्या सेमी ग्रुप बनाते हैं, प्लस क्या रियल नंबर्स के लिए सेमी ग्रुप बनाते हैं, प्लस क्या इंटीजर्स के लिए सेमी ग्रुप बनाते हैं, रेशनल्स नंबर्स के लिए मल्टीप्लाई सेमी ग्रुप बनाते हैं। इन सब को आप चेक करोगे तो ये सभी सेमी ग्रुप बनाएंगे। मैंने एक एग्जांपल आपको करके बता दिया कैसे चेक करना है, बाकी को आप घर पर रफ में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं भी छोटी छोटी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करना भी चाहिए, जिससे आप आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे मत सोचना सर ये तो डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती। क्यों? इनसे क्या होता है, आपका बेस अच्छा हो जाता है, आगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले डेफिनेशन से मोनोइड। अब भी आपने लूप पढ़ा, सेमी ग्रुप पढ़ा, उससे अगली डेफिनेशन है मोनोइड। तो मोनोइड क्या होती है, क्या डेफिनेशन है इसकी? एक बीजीय पद्धति यानी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, स्टार मोनोइड कहलाती है यदि संक्रिया स्टार में दो कंडीशंस हों, पहली तो सहचार्य हो, दूसरा तत्समक अवयव हो। अभी आपने पढ़ा था अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में G, स्टार में अगर वो सहचार्यता का पालन करती हो तो क्या हो जाती है, सेमी ग्रुप हो जाती है। और उससे पहले पढ़ा था लूप में अगर बीजगणितीय पद्धति या बीजीय संरचना या बीजीय पद्धति एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स अगर तत्समक अवयव रखती हो तो क्या कहलाती है, लूप कहलाती है। तो इसकी एक डेफिनेशन ऐसे ही बन जाती है, देखो रफ में मोनोइड की अगर अपन डेफिनेशंस एक बार इस शॉर्ट रूप में देखें, बीजगणितीय संरचना G, स्टार्स, अगर उसमें मैं साहचर्यता की कंडीशन ऐड कर देता हूं तो वो क्या हो जाती है, सेमी ग्रुप। प्लस अगर मैं उसमें तत्समक अवयव और ऐड कर देता हूं तो वो क्या कहला जाती है, मोनोइड। आपको पता है बीजगणितीय संरचना में G, स्टार में मैंने अगर तत्समक अवयव ऐड किया था तो वो लूप की डेफिनेशन हो गई थी, और इसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में मैंने साहचर्यता की कंडीशन ऐड की थी तो वो किसकी डेफिनेशन हो गई थी,
बताओ सेमी ग्रुप की। अगर इन दोनों का मिक्सर हो तो वो क्या कहलाता है, मोनोइड कहलाता है। यानी साचर्यता और तत्समक अवयव दोनों की जरूरत हो तो क्या कहलाएगा, मोनोइड। यानी बीजगणितीय संरचना में साचर्यता की पहली कंडीशन, दूसरी तत्समक अवयव की कंडीशन हो तो वो क्या कहलाता है, मोनोइड कहलाता है। अब एग्जाम्पल द्वारा भी इसे देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखो, नेचुरल्स नंबर्स के लिए प्लस क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, तो ये एक बीजगणितीय संरचना है कि नहीं बताओ। मैंने अभी क्या बताया, बीजगणितीय संरचना में अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, साचर्यता की और तत्समक, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है, आपको याद नहीं करनी है, समझनी है, बस दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि मोनोइड का मतलब क्या होता है, एक बीजगणितीय संरचना होगी और उसमें साचर्यता की तथा तत्समक अवयव की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, मोनोइड कहलाती है। आप इस प्रकार लिख भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसी लैंग्वेज में लिखो, अपनी लैंग्वेज में भी आप मोनोइड की डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के द्वारा चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, साचर्य होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या नहीं होती है। अभी मैंने सेमी ग्रुप में आपको ये एग्जाम्पल के द्वारा बताया है। कोई भी नंबर्स लेके आप चेक कर सकते हो। पॉजिटिव हमेशा, पॉजिटिव यानी प्लस संक्रिया साचर्य होती है, साचर्यता का पालन करती है। ठीक है, सेकंड कंडीशन से है तत्समकता। तो a प्लस ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, a आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, या e प्लस ए इक्वल टू ए आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, तत्समक अवयव हो जाता है। अब देखो, नेचुरल्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स के प्रत्येक ए के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो आप बताओ मेरे को कि प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, बताओ। अगर मैं क्या ऐड करूं कि वही संख्या आ जाए, जैसे मैंने a इक्वल टू 2 ले लिया, अब 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 2 ही आ जाए, 0 ऐड करने पर। तो क्या जीरो नेचुरल्स नंबर्स में आता है, बिलोंग करता है क्या, करता है क्या, नहीं करता। तो क्या हो गया, प्लस नेचुरल्स नंबर्स के लिए मोनोइड की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, प्लस नेचुरल्स नंबर्स के लिए मोनोइड नहीं है। तो एक अदर एग्जांपल देखते हैं जिसके लिए मोनोइड हो जाए, यानी तत्समक अवयव भी आ जाए और साचर्य भी हो जाए। तो एग्जांपल दूसरा लेते हैं जिसके लिए मोनोइड की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो। तो क्या एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए मल्टीप्लाई ले लेते हैं। संक्रिया है मल्टीप्लाई, क्या ये मोनोइड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो पहले तो बीजगणितीय संरचना हो गई, दूसरी इसमें क्या कंडीशन होती है, साचर्य हो। तो a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a और b और c ये कहाँ से होने चाहिए, प्रत्येक नेचुरल्स नंबर्स के एलिमेंट होंगे, उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आप कोई भी नंबर उठा लो, उनको मल्टीप्लाई करके देखो इक्वल आएंगे, वो नेचुरल नंबर से ही आएंगे। जैसे मैंने a इक्वल टू 1 ले लिया, b इक्वल टू 2 ले लिया, c इक्वल टू 3 ले लिया। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। जितनी ज़्यादा आप ट्राई करोगे, चेक कर सकते हो। किसी के लिए भी अगर ये कंडीशन फेल होती है तो फिर क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई के लिए नेचुरल्स नंबर्स मोनोइड के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी ये एग्जाम्पल मोनोइड के लिए सही नहीं है। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो गया 2 इंटू 3, और यहाँ से क्या हो गया 1 इंटू 6, तो 6 इक्वल टू 6। तो ये
मल्टीप्लाई आपको ये भी ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लाई हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की पालना करती है। तो प्लस और मल्टीप्लाई दोनों साचर्यता गुण धर्म का पालन करती है। ठीक है, तो फर्स्ट साचर्यता तो कंप्लीट हो गई। सेकंड है तत्समक अवयव। ए डॉट ई इक्वल में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, या ई डॉट ए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के प्रत्येक नंबर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी एक तत्समक अवयव ऐसा होना चाहिए अगर उसका मल्टीप्लाई करे तो वही नंबर्स दोबारा आ जाए। तो मैंने कोई नंबर ले लिया 3, अगर इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, बताओ। तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, या 1 मल्टीप्लाई 3 करूँ तो भी 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 क्या है, नेचुरल नंबर्स है। और जो इक्वल टू मैंने 1 लिया है, क्या वो भी नेचुरल नंबर है, क्या है। तो आप कोई भी नंबर ले लो, अगर किसी भी नंबर से अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो तत्समक अवयव नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हुआ, 1, यानी मल्टीप्लाई के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये चीज़ आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 11th 12th में भी पढ़ चुके हो कि मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। और प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, बताओ। अभी मैंने बताया था 0। अगर 2 संख्याओं का ऐड करें वही संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0। तो मल्टीप्लाई के लिए 1 हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर्स के लिए मोनोइड की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एग्जांपल्स क्या हो गया, मोनोइड हो गया, यानी मोनोइड के डेफिनेशंस को ये एग्जांपल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कंप्लीट कर रहा है। तो ये मोनोइड का एग्जांपल हो गया। तो नोट्स देखो, एग्जांपल नंबर 1 मैंने अभी बताया था, प्लस के लिए नेचुरल नंबर्स में क्या ये मोनोइड बनाती है, मोनोइड के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। तो देखो, पहली है तो ये क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के रूप में मैंने लिख दिया। दूसरी चीज़ होनी चाहिए साचरी होनी चाहिए, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की पालना करनी चाहिए। अब आप सभी को पता है प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। अब जब मैंने इसमें तत्समक अवयव के लिए मैंने कंडीशंस की, तो इक्वल टू मेरे को क्या लेना पड़ता है, प्लस के लिए तत्समक अवयव प्लस के लिए क्या होता है, 0। तो 0 लिया, तो 0 उस नेचुरल्स नंबर्स में नहीं होगा। तो क्या हो गया, नेचुरल्स नंबर्स के लिए प्लस तत्समक अवयव नहीं ले पा रहा है, तो मोनोइड की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो प्लस संख्या सेमी ग्रुप नहीं है, सॉरी मोनोइड नहीं है, बट ये क्या है, सेमी ग्रुप। तो है, सेमी ग्रुप क्यों है, सेमी ग्रुप में क्या बोलते हैं, बीजगणितीय पद्धति अगर साचर्य हो, नियम का पालन करती हो, तो वो क्या कहलाती है, सेमी ग्रुप तो है। लेकिन अपन को तो क्या चाहिए, मोनोइड चाहिए। मोनोइड के लिए क्या साथ में तत्समक अवयव भी होना चाहिए, बट इसमें तत्समक अवयव नहीं आ रहा है। लेकिन तत्समक अवयव 0 n में नहीं है, तो अतः n प्लस मोनोइड नहीं है, यानी मोनोइड नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या हो गया था, मोनोइड हो गया था। यानी सबसे पहले तो वो एक बीजगणितीय संरचना ली, किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए, नेचुरल नंबर्स में। उसके लिए कंडीशन चेक की मैंने साचरी। अब मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हमेशा होल्ड होती है हर एलिमेंट के लिए नेचुरल नंबर्स में। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव। दूसरी चीज़ इसमें तत्समक अवयव। देखो, मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, आपको ये पता भी है ये चीज़, और मैंने आपको यहाँ करके भी बता दी। तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है मल्टीप्लाई ऑपरेशंस। तो क्या हो गई, ये बीजगणितीय पद्धति या बीजीय पद्धति क्या हो गई, मोनोइड हो गई। तो लिख दो, अतः n मल्टीप्लाई मोनोइड है, यानी ये ऑपरेशंस किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो क्या है, मोनोइड है।
मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए, अब देखो इतनी डेफिनेशंस मैंने नोट्स बना रखे, तो मैंने आपको कितनी जल्दी ये चीज़ें बता दी। अगर मैं नोट्स बनाता फिर आपको लिखवाता तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और बहुत से आप चैनल्स पे यूट्यूब पे देखना, एक एक डेफिनेशन से एक एक लेक्चर्स होते हैं, यानी जो मैंने यहाँ तक मोनोइड तक करवाया है तो 5-5 लेक्चर बना देते हैं एक एक घंटे के। उससे क्या होता है, आपका टाइम खराब होता है। आपको कम समय में अच्छी क्वालिटी के नोट्स इस चैनल पर आपको मिलेंगे, और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छे नोट्स तैयार करूँगा, और आपके लिए फाइनल के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि फाइनल सेकेंड ईयर में आप प्रमोट हो चुके हो, तो फाइनल में बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी जाके आप फाइनल क्लियर कर पाओगे। अगली डेफिनेशंस है ग्रुप की। जो मेन टॉपिक आ रहा है अपना ग्रुप। अब ग्रुप की डेफिनेशंस और फिर इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इसको। ग्रुप की डेफिनेशन क्या देंगे हम? एक बीजगणितीय संरचना ग्रुप कहलाएगी। कब कहलाएगी? अगर वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। बीजगणितीय संरचना यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कब कहलाएगी? जब 3 प्रॉपर्टीज को होल्ड करे। सबसे पहले एसोसिएटिव हो, यानी साहचर्यता हो। दूसरा, उसमें तत्समक अवयव हो। तत्समक अवयव हो। अगर ये 2 चीज होती है तो अभी मैंने किसकी डेफिनेशन बताई थी, अगर एक कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर ये 2 कंडीशंस हो तो वो क्या हो जाती है? मोनोइड हो जाती है। अगर मैं उसमें तीसरी कंडीशंस ऐड कर दूं, क्या ऐड करूं? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो, तो वो क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए? दूसरी डेफिनेशन देखो, मोनोइड प्लस, अगर मैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व की कंडीशंस लगा देता हूं मोनोइड में, तो वो क्या कहलाती है? ग्रुप कहलाती है। अब मोनोइड कहां से? मोनोइड में क्या होता है आपको पता है? सेमी ग्रुप प्लस लूप मोनोइड कहलाती है। अभी मैंने बताया था। अब लूप क्या होता है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी तत्समक अवयव की कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो वो तो क्या हो गया? लूप हो गया। अगर साहचर्यता की कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, तो वो क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप। अगर साहचर्यता तथा तत्समक अवयव दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कहलाती है तो वो मोनोइड कहलाती है। अगर मोनोइड के अंदर प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व ऐड कर दें, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, तीसरी कंडीशन ये ऐड कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। ग्रुप चेक करने के लिए सबसे पहले एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ठीक है, यानी समवर्तता बोलते हैं उसे, यानी समवर्तता की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समवर्तता बोल दो, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल दो, बीजगणितीय पद्धति बोल दो, जो भी हो। अगर बीजगणितीय पद्धति होगी तो उसके बाद में अगर अपन चेक करेंगे कि वो साहचर्य है या नहीं है। अगर साहचर्य था तो फिर अपन क्या चेक करेंगे? तत्समक अवयव चेक करेंगे। अगर तत्समक अवयव भी है तो फिर क्या चेक करेंगे? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है या नहीं है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कहलाएगा, तो वो स्ट्रक्चर एक ग्रुप कहलाएगी। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो संरचना क्या कहलाती है? ग्रुप कहलाती है। ठीक है, देखो नोट्स में एक डेफिनेशंस कैसे लिखते हैं इसकी, और फिर इसको अच्छे से समझेंगे। ग्रुप की डेफिनेशन देखो कैसे लिखेंगे। एग्जाम में ग्रुप की डेफिनेशंस इसी प्रकार लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखनी है कि मोनोइड तथा जिसमें एक प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो जाए तो उसे ग्रुप बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं लिखना है। ग्रुप की डेफिनेशंस एग्जाम में बहुत बार पहुंची जाती है, तो इस डेफिनेशन को आप अच्छे से देखना। ये डेफिनेशन 100%
एग्जाम में परिभाषा इसकी पूछी जाती है, तो आप भी ध्यान से देख लेना इसको। इस बार भी इसके चांस है आने के कि ग्रुप परिभाषित कीजिए। माना G एक नॉन एम्प्टी सेट है तथा स्टार G पर कोई द्विआधारी संक्रिया है, तब बीजगणितीय संरचना यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार ग्रुप कहलाती है यदि वह 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। कौन कौन सी? G1, अब ग्रुप के लिए G1, G2 और G3 के रूप में यहाँ पर नोटेशन दे देते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इनको दें या नहीं दें। फर्स्ट कंडीशन है वह एसोसिएटिव यानी साचर्यता के गुणधर्म का पालन करती है वो स्ट्रक्चर्स, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो, यानी उस स्ट्रक्चर में तत्समक अवयव का अस्तित्व हो। और तीसरी कंडीशन उसमें मैंने बताई थी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो, यानी A स्टार A इनवर्स इक्वल टू E आ जाए या A इनवर्स स्टार A इक्वल टू E आ जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगी? प्रतिलोम हो जाएगा। प्रतिलोम अवयव के यानी उसी से उसके प्रतिलोम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो आइडेंटिटी आ जाए, तो वो क्या हो गया? प्रतिलोम हो गया उसका। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप की डेफिनेशन आपको किस प्रकार याद करनी है? माइंड में आपको इस प्रकार याद करनी है कि एक बीजगणितीय संरचना होगी, अगर वह साचर्यता तथा तत्समक अवयव का अस्तित्व हो, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो, तो वो क्या कहलाएगी? ग्रुप कहलाएगी। यानी 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे एक बीजगणितीय संरचना, तो वो क्या कहलाती है? ग्रुप कहलाती है। मोनोइड की डेफिनेशन क्या होगी? तो मोनोइड प्लस अगर मैं उसमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व की कंडीशन ऐड कर दूं तो भी क्या होगी? वो ग्रुप होगी। अगर मैं सेमी ग्रुप में तत्समक अवयव तथा प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व ये 2 कंडीशन ऐड कर दूं सेमी ग्रुप में, तो भी वो क्या हो गया? ग्रुप हो गया। अगर मैं लूप में सेमी ग्रुप ऐड कर दूं, तीसरी कंडीशन में उसमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व ऐड कर दूं, तो फिर वो क्या हो गई? ग्रुप हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, जो फाइनल ईयर में हैं उनको इस एल्जेब्रा का पेपर का कोर्स जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम से तो बहुत पहले मैं एल्जेब्रा के पेपर को कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि आपके 60% सिलेबस है, तो 60% तो 100% आपके एग्ज़ाम से पहले ही हो जाएगा। तो आप मेरे साथ आप भी मेहनत करते रहना। लेक्चर थोड़े लंबे हो सकते हैं, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपके पास इतना टाइम नहीं है। और आपको एल्जेब्रा की कहीं भी सीक्वेंस वाइज क्लास नहीं मिलेगी, किसी भी चैनल पे चेक कर लेना आप, तो कहीं भी इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी क्लास अपलोड हो रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी आपको, तो ही एल्जेब्रा समझ में आएगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना तो ज़रूर करोगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। उन सभी विद्यार्थियों को बेनिफिट हो जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पाएगी यूट्यूब पे, उनके लिए ज़रूरी है उनको ये मैसेज या ये वीडियो आप शेयर करो। तो आज की क्लास में इतना बहुत है। अगली क्लास में कुछ एग्जाम्पल करेंगे, 1-2 डेफिनेशंस रह गई है वो करेंगे, कुछ थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। तो कल से थ्योरम और एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे आपकी कल की क्लास में। आप इनको अच्छे से कवर कर लो। कहीं भी अलजेब्रा में मैं आपसे वादा करता हूँ एक भी डेफिनेशन से एक भी थ्योरम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको साथ के साथ मेहनत करते रहना है। आज करवाया उसको आज ही नोट्स बना लेना और याद करना है। साथ ही जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसके आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहो। जब मैं खुद आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ तो आपको तो एग्ज़ाम देनी है, तो आपके लिए नोट्स होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। स्क्रीनशॉट तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप वीडियो चलता रहता है, आप लिखने में थोड़ा धीरे हो जाते हो, तो स्क्रीनशॉट ले ले तो उसको आप कॉपी में नोट कर ले। ठीक है दोस्तों,
तो आज की क्लास में इतना ही है, कल देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।